Wi-Fi. Okay, so if I am logged out, please let me know, madam. I would Yes, request you to give me a call yes, madam. because Yes, sure, sometimes. sure. So I am actually now working on one connection, which is Geo connection, and I also have an Airtel connection. So if it is unstable, I don't know what the situation is in this area. So Yes, I madam. just Not an issue. मैं आपको inform yes. करूंगी अगर बीच में कहीं ठीक ठीक disconnect ठीक होता है, है तो. अगर कोई डिस्टरबेंस है तो Yes, yes. तो ऐसा है ना मैम, द पर्सन बिफोर मी हैज ऑलरेडी स्पोकन ऑन जेंडर. Yeah. तो लेट मी स्टार्ट विथ अ वार्म अप सेशन. सब लोगों से पूछते हैं कि जेंडर कैसा है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जेंडर एंड हाउ मच हैव यू गैदर्ड फ्रॉम टुडेज क्लास. Yes, देन ma'am. आई कैन मूव अहेड. Yes, Yeah. how many people are there, ma'am, in the Madam, there are many participants, but right now we can find 74 participants, so we can go ahead. 74? Very good number. So, and some of them I can see Abhay sir, he's put his video on. Abhay sir, can you please share your experience from the previous session? The concept of gender and gender sensitivity था, तो gender से आप क्या समझते हैं? अगर मैं आपको देख पा रही हूँ इसलिए आपसे पूछ रही हूँ, कोई भी volunteer करके बता सकता है. I will be happy to take it forward from there. यस, जेंडर से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जेंडर? जो भी आप लोगों ने सुना, एक आध पॉइंट ही जो गैदर किया है उसी को जेंडर बताइए. से स्त्री है या पुरुष है या और कोई, वो समझ में आता है मैम. Gender is मतलब biological, madam. Gender is biological. जेंडर इज बायोलॉजिकल. ओके. Gender is a social construct, ma'am. It is the society which frames the gender. Yes. Sex is Yes. biological. Exactly, Sangeeta ma'am. Thank you so much. I think Sangeeta ma'am, you listened very attentively to the previous speaker. Sir, संजय शिंदे sir शायद बोले थे ना? Right. Yeah, right. Sanjay, Yes, 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 ma'am. Sangeeta madam is right. Gender is sexual. yeah, yes. Gender is a social construct. Okay, it is not biological. Sex is biological. वो मैं आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगी. तो आज क्योंकि ये शॉर्ट टर्म प्रोग्राम ऑन जेंडर है, ऑब्वियसली हमारी ये कोशिश रहेगी कि आपको जेंडर के बारे में सेंसिटाइज करे. बाय द वे, आर यू ओके इफ आई एम बाइलिंगुअल? हिंदी और इंग्लिश दोनों में बोल सकती हूँ या डू यू वांट मी टू स्पीक ओनली? Madam, Yes? both language are okay. Both Hindi and languages English. Both languages Okay, open. okay. Okay, madam. ठीक. तो हमारा ये जो जेंडर जो है, देखिए हिंदी में सिर्फ एक शब्द है, दैट इज लिंग. लिंग को ही हम जेंडर के लिए भी यूज करते हैं, हम सेक्स के लिए भी यूज करते हैं. कभी कभार आप फॉर्म में फिलअप करने जाते हो तो आपके पास ऑप्शन रहता है मेल फीमेल. अभी क्या है, अदर्स भी रहता है और साथ में रहता है डू नॉट विश टू डिस्क्लोज या नन, ये भी रहता है. मतलब अभी ऑप्शंस बढ़ा दिए गए हैं. तो वेरी फैक्ट कि पहले 2 ऑप्शंस थे और अभी ज्यादा ऑप्शंस है, इसका मतलब ये हुआ कि पहले हम इसको ट्रीट करते थे एज बाइनरी. मतलब ये अथवा ये बाइनरी समझते हैं, 1 और 0 इज बाइनरी. तो हम इसको ट्रीट करते थे एज बाइनरी, या तो आप मेल हो या आप फीमेल हो, वरना आपका कोई आइडेंटिटी नहीं है. लेकिन आज के डेट में हम लोग क्या करते हैं, हम बहुत सारे ऑप्शंस देते हैं. बिकॉज जेंडर जो है वो सिर्फ मेल और फीमेल तक ही सीमित नहीं है, इट इज नॉट बाइनरी. तो सबसे पहले आपके दिमाग से ये बात निकालना है कि जेंडर इज बाइनरी. आपने अभी तक सीखा है कि जेंडर इज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, दैट इज पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2 इज दैट जेंडर इज नॉन बाइनरी, अर्थात इट इज नॉट आइदर दिस और दैट. It can be either this or that, or it can be neither, or it can be both, or it can be I don't wish to disclose. तो ये आपका फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट होगा आज के क्लास का. तो जब हम कहते हैं कि जेंडर इज नॉन बाइनरी, इसका मतलब है कि पहले हमारे दिमाग में ये बैठा था कि आप मेल हो, आप फीमेल हो,
आप मेल हो तो आप ऐसे बिहेव करोगे, आप फीमेल हो तो वैसे बिहेव करोगे। और तब आता था डिस्क्रिमिनेशन कि आप महिला हो तो आपको ये काम करना है, आप पुरुष हो तो आपको ये काम करना है। एग्जाम्पल, ब्रेड, हु इज द ब्रेड विनर, कौन कमाएगा? पुरुष कमाएगा, क्योंकि हमारा समाज पुरुष तांत्रिक है और वो कहता है द मेल हैज टू अर्न एंड प्रोवाइड फॉर द फैमिली, तो मेल इज अर्निंग। टुडे इफ यू सी, इट इज नॉट द मेल हु इज अर्निंग, इट इज एनीवन कैन अर्न। मेल होता है, फीमेल भी हो सकता है, ट्रांस भी हो सकता है, एनीवन कैन अर्न। सेकेंडली, जो और कुछ चीजें रखी जाती थी कि घर का काम औरतें करेंगी। आज अगर हम देखें तो घर का काम सब कोई कर रहा है, पुरुष हो औरत हो कोई भी कर रहा है। स्पेशली जो यंगर जनरेशन है, जो आपका मिलेनियल है, जेनजी है, ये लोग तो बहुत आगे है इस मामले में। पुराने सोच वाले जो हमारे एज ग्रुप के हैं वो अभी भी ओल्ड स्कूल में बिलोंग करते हैं कि हाँ डिस्क्रिमिनेट होना चाहिए, औरत को इतना करना है, मर्द को इतना करना है। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, नाउ थिंग्स आर चेंजिंग। तो आज का मेरा जो टॉपिक है वो आपको इस in 1.5 hours it will take you from gender discrimination to women empowerment, क्योंकि ये हमारे सामने चैलेंजेस है और चैलेंजेस जब होते हैं then we have to overcome the challenges and that is empowerment. So with that I will start sharing my screen. There will be some activity. मैं चाहूंगी कि आप लोग बहुत, I know it's post lunch session, you must be feeling sleepy, tired, लेकिन please be very attentive in the class. Or I'll switch off my video because that is consuming a lot of data, and right now I am on a mobile state. So I'll just switch it off and I'll start sharing my screen. So yeah, so this is my screen. I think you can all see my screen. Yes, ma'am. Yes. So now gender, as you can see, slide में Madam, it has stopped. Stop मतलब इसके बाद नहीं गया? नहीं मैडम, Second- स्टॉप हो गई है स्लाइड्स। Okay. It's not visible, ma'am. It's not visible. मैं फिर से शेयर, करती हाँ हूँ। शेयर करना होगा मैडम। अच्छा, अभी दिख रहा है मैम? Yes, Yes. ma'am. हाँ, Yes. यस मैडम, नाउ इट्स विजिबल। ओके ओके। सो WHO का एक डेफिनेशन है जो आपके स्क्रीन पर है कि जेंडर इज अ कॉन्सेप्ट, और एंड व्हाट इज दैट कॉन्सेप्ट? इट इज रेफरिंग टू सोशली कंस्ट्रक्टेड रोल्स एंड बिहेवियर। इसका मतलब है कि सोसाइटी कुछ ऐसे रोल्स, कुछ ऐसे बिहेवियर, कुछ ऐसे एक्टिविटीज, कुछ ऐसे क्वालिटीज बना देते हैं जो वो समझते हैं कि दिस अ वुमन शुड डू एंड दिस अ मैन शुड डू। when you are talking about roles, तो अभी मैंने बताया कि कौन कमाएगा, मर्द कमाएगा, ये कौन कहता है? सोसाइटी कहता है। सो दैट इज द रोल ऑफ द मैन टू अर्न फॉर हिज फैमिली। नेक्स्ट आता है बिहेवियर। सोसाइटी ये बताता है कि औरतें ऐसे बिहेव करेंगी, औरतें टॉमबॉयिश नहीं होंगी। एक लड़की अगर ज्यादा उछल कूद करती है तो उसको कहा जाता है कि तुम ज्यादा उछल कूद मत करो, तुम लड़की हो, लड़की की तरह रहो। सो हु सेज दिस? द सोसाइटी सेज दिस। द बिहेवियर ऑफ द गर्ल is determined by the way the society wants to see it. तो सोसाइटी अगर चाहता है कि लड़की उसी तरह से बिहेव करे तो उसका बिहेवियर पर भी कंट्रोल रहता है। एक्टिविटी, कौन सा काम वो करेगी या कौन सा काम वो करेगा, वो भी डिटरमाइन करता है सोसाइटी। तो ये तो लड़कियों का काम है, ये आप क्यों कर रहे हो? कोई लड़का अगर किचन में घुस के खाना बना रहा है तो उसको कहा जाएगा कि आप ये काम क्यों कर रहे हो, आप तो लड़के हो। You have to be served, you will not serve. Attributes भी
जो क्वालिटीज होते हैं वो सोसाइटी उन पर लाद देता है. एंड दिस इज नॉट ओनली आवर सोसाइटी, दिस इज सोसाइटी ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्योंकि WHO ने इसको कहा, which means that it is applicable to all countries of the world, whether it is a developed country, whether it's a developing country, underdeveloped country. तो अफ्रीका में जो हो रहा है, इंडिया में भी वैसा ही कुछ होता है और यूएस में भी वैसा ही कुछ होता है. तो ये कौन तय करता है कि जेंडर कैसे बिहेव करेगा, जेंडर कौन सा रोल प्ले करेगा, ये डिटरमाइन करता है उसका सोसाइटी. Therefore, gender is a social construct. Now the question before us is, are gender and sex related? ये हमको समझना है कि इन दोनों में क्या कोई रिलेशन है, अगर है तो वो क्या है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं. कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर वर्सेस कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्स. तो मैं पहले आपको सेक्स के बारे में बताती हूँ कि सेक्स इज अ बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट. आपके स्क्रीन पे आ रहा है. इट इज बायोलॉजिकल. देन इट हैज टू डू विथ चाइल्ड बर्थ, यानी कि कोई भी बच्चा जब पैदा होता है तो उसके मेडिकल सर्टिफिकेट में लिखा रहता है कि इट इज अ मेल चाइल्ड और इट्स अ फीमेल चाइल्ड. Therefore, it's totally biological. और वो कैसे डिटरमाइन होता है? It is determined by the anatomy of the child. उस बच्चे के शारीरिक गठन के आधार पर डॉक्टर उसको सर्टिफाई करता है कि दिस इज अ मेल चाइल्ड, दिस इज अ फीमेल चाइल्ड. सो इट इज टोटली टू डू विथ चाइल्ड बर्थ, not upbringing of the child. कारण की ते कंपल्सरी When a child is आम्हाला born, NOC मिळत at the time of his birth, the doctor certifies whether the child is a male or a female. So that is the sex of the child. It's totally biological. शरीर के anatomy पर उसका determination होता है. Then the third point comes up is beard. Beard का मतलब है कि कुछ ऐसे secondary sexual organs develop होते हैं और वो manifest करता है कि कौन सा sex को वो belong करता है. For example, if a person is growing beard, then the person is a male, and if the person is growing other secondary sexual organs, the person is a female. And we very well know, and we distinguish them on the basis of their physical appearance also, क्योंकि how they are looking. और finally, it cannot change. Sex cannot change. हम sex को change नहीं कर सकते. हाँ, यहाँ पर सवाल आता है कि if I go for a sex change operation, of course you can go for a sex change operation, लेकिन इसका एक लंबा प्रोसीजर होता है. You will have to first go for a legal formality, then you'll have to go for surgery, then you have to go for some counseling. It's not a question of physical, but it's also a question of psychological counseling. तो ये change जो होता है, it's a long term change. It cannot happen overnight. आपको mentally तैयार होना पड़ता है कि I am now a male, I want to become a female, and likewise. So this is the problem with sex. If you want to change your sex, you cannot do it overnight. You have to go through a long process, and therefore I have written in red no change. In contrast, when you see gender, तो gender क्या है? Gender एक social construct है, यानी सोसाइटी उस पर्टिकुलर पर्सन को किस तरह से देखती है उस पर डिपेंड करता है व्हाट द जेंडर ऑफ द पर्सन इज. सो द पर्सन कैन बी मेल, द पर्सन कैन बी फीमेल, द पर्सन कैन बी नन, द पर्सन कैन बी बोथ, द पर्सन कैन बी आइदर, एनीथिंग. दैट इज द जेंडर. आई विल एक्सप्लेन व्हाई जेंडर इज सो इलैबोरेट एंड सेक्स इज बाइनरी. तो आगे जेंडर का देखते हैं कि इट हैज समथिंग टू डू विद चाइल्ड केयर. नाउ व्हाट इज दिस? ये ऐसा है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी परवरिश कैसे होती है उस पर डिपेंड करता है कि हाउ द चाइल्ड ग्रोज अप टू बी. परवरिश कैसी होती है का मतलब ये हुआ,
Supposing the parents want a male child and they get a female child. So right from the beginning, they will try to bring up the child like a male child. They will dress the child up in male clothes. They'll teach the child to play those games which boys play. They will ask the child to be rough and tough. तो ये जो अपब्रिंगिंग होता है, चाइल्ड केयर होता है, इसके वजह से बच्चा सोचने लगता है कि आई एम नॉट व्हाट आई एम समथिंग एल्स. If the child is being brought up as a male child, in spite of the fact the child is female, then the female child or the girl child starts thinking कि मैं तो मेल ही हूँ, क्योंकि मुझे इस तरह से ड्रेस किया जा रहा है, इस तरह से इन खेलों में शामिल किया जा रहा है. मैं माय पेरेंट्स आर रेफरिंग टू मी लाइक दिस, बेटा बेटा करके बुलाते हैं. नाउ द थिंग इज, सॉरी स्लाइड नहीं दिखाई दे रही है. स्लाइड नहीं दिखाई दे रहा है. हाँ, It's visible, madam. It's visible. Visible, madam, visible. सो चाइल्ड केयर के साथ ये रिलेटेड होता है, क्योंकि बच्चे को ना 3 साल तक पता ही नहीं चलता है कि उसका चेहरा किसी और से अलग है. छोटा बच्चा है ना, तो वो तो किसी और को देखा ही नहीं, तो उसको लगता है कि सबके चेहरे ऐसे ही होते हैं, सबका बॉडी ऐसे ही होता है. तो अगर माँ बाप चाहते हैं कि वो बच्चा अपने आप को बिलीव करे कि वो बॉय है, तो ही स्टार्ट्स बिलीविंग एज इफ इज अ बॉय. सो इट हैज to do with child care. It's a psychological, manipulation of the child. फिर उसके बाद होता है it changes easily. Now, how can you change gender easily? You can change gender easily by cross-dressing, by developing a different behavior. Cross-dressing क्या होता है? Very often you see men dressing up in saris, in Banarasi saris, and doing ramp walk. Models में तो ये बहुत common है. That's known as cross dressing. Okay, so there are drag queens जो party में जाते हैं dressed up as female. They are male actually. अगर आप थाईलैंड, वियतनाम वगैरह में जाओगे, थाईलैंड में स्पेशली, वहाँ पर आप देखोगे that there are he girls and she boys. तो वो they are actually male who have dressed up as female and they have become dancers. बहुत सारे जगहों में आप देखोगे कि जहाँ डांसिंग होता है वहाँ men do it. और तो और you will find लौंडा डांस very common in बिहार. वहाँ पर जो मेल मेंबर्स होते हैं, they dress up as female and they perform dance. So it can change easily. Even आप roadside पे, when you are in a traffic signal, you will find trans people begging. और ये लोग अक्सर फीमेल के अटायर में ड्रेस्ड होते हैं. So it changes easily. You can dress up as a female for the whole day and at night you can change and become a male. So this is, it changes easily. And lastly, the decision maker. Who is the decision maker of gender? The person himself. It is up to the person कि वो अपने आप को कैसे दिखाना चाहता है समाज के सामने. If the person wants to be known as a female, then the person will come out as a female, and if the person wants to be known as a male, then the person will come out as a male. So this is what is happening in the gender thing. Okay, so now I hope sex versus gender, it's clear to all of you. Now I'll come to another thing, that apart from the sex and gender, we are having a third group, a third gender. ये third gender में बहुत कुछ आ जाता है. LGBTQIA, lesbian, gay, bisexual, transgender, queer, intersexual, and so on. So we are having all these. They are all fighting for their rights. So someone can be asexual, someone can be intersexual, someone can be a queer. So that is their identity. ये जो LGBTQ जो है, ये जेंडर का आइडेंटिटी होता है. आप
कैसे अपने आप को लाना पसंद करोगे? क्या आप अपने आप को मेल के जैसे लाना पसंद करोगे, क्या आप अपने आप को फीमेल के जैसे लाना पसंद करोगे? सो दिस इज व्हाट इट इज. Okay, so in case you have any questions on that, we'll take it up later. Moving on, अब ये देखिए, ये स्लाइड सबसे इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी साइड. सो इस स्लाइड में आपको सबसे पहले जो दिख रहा है कि जेंडर आइडेंटिटी के साथ ना ह्यूमन ब्रेन को रखा गया है. दैट मीन्स आइडेंटिटी इज इन द माइंड ऑफ द पर्सन. आप मेल हो या आप फीमेल हो, आप वुमेन हो या मेन हो, ये आपके दिमाग में है. और अगर आप अपने आप को मेल या फीमेल दोनों में से कुछ नहीं समझते हो तो आप जेंडर क्वेयर हो, बीच वाले जेंडर क्वेयर कहलाते हैं. सो दिस इज द जेंडर आइडेंटिटी जो कि तय करता है ह्यूमन ब्रेन. आप अपने दिमाग से अपने आप को कैसे महसूस करते हो? Do you feel you are a man? Then you are a man. If you feel you are a woman, then you are a woman. If you feel that you are neither a man nor a woman, then you are a gender queer. Okay? Next, we move on to sexual orientation, which is to do with the heart. Heart यानी emotions. आपके हृदय में जो है, आप किसके प्रति आकर्षित होते हैं? You being a male, you are attracted to another male, or if you are a female, you are attracted to another female, then that comes under homosexuality. And at the opposite end is heterosexuality, where you are attracted to both, not to a single sex, but to both the sexes. So that's heterosexuality. In between, if you have no sexual orientation, you are considered to be an asexual. So you are not believing in sex. So LGBTQIA का asexual ये वाला बीच वाला आता है. Then comes your expression. आप अपने आप को किस तरह से पेश करते हो? Whether you want to be expressed as a female, then it's femininity. If you want to be expressed as a male, it's masculinity. And if it's neither a male nor a female, it is androgynous. मतलब अपने आप को आप मेल भी नहीं समझते हो, फीमेल भी नहीं समझते हो, आप अपना एक्सप्रेशन किसी एक आइडेंटिटी के साथ अलाइन नहीं करना चाहते हो, then you are androgynous. और लास्ट है the sex, that is the chromosomal count. यहाँ पर हमने इसका chromosomal count, XX chromosome of course is a female and XY chromosome is a male, and if there is a mutation in between, then you have an intersex. So I hope this is clear to all of you. If you have any queries, you can put up in the chat box now itself. I'll take it up later. Okay? और अगर आपको कुछ पूछना भी होगा तो आप अपने क्वेश्चंस को अपने पास रखिए. मैं as I finish, I will take it up. Okay? So moving on. Now when you say gender identity versus gender diversity, so it's in the identity is in the mind of the person. और क्योंकि this person is thinking differently, this person is thinking differently, therefore there comes to be a thing called gender diversity. That means gender में कुछ variation है, कुछ diversity है, हमारे यहाँ सब एक समान नहीं है. So moving on, what is diversity? Because we are talking about gender diversity, तो diversity समझना बहुत जरूरी है. आपके स्क्रीन पे आता है कि diversity क्या है, and you can see that diversity is having so many people of different skin tones, different hairstyles, different features, different looks. वो सब बनाता है एक डाइवर्स समाज को. यहाँ पर थिंकिंग स्टाइल्स अलग होते हैं, इनकी बोली अलग होगी, इनका एथनिक बैकग्राउंड अलग होगा, रिलीजन, नेशनलिटी, इनके एक्सपीरियंस अलग होंगे, इनका कल्चर, इनका स्किल्स, सब कुछ अलग होगा, इनका पर्सपेक्टिव, इनका एबिलिटीज,
इवन इनका सेक्सुअल ओरिएंटेशन सब अलग होगा। और डाइवर्सिटी मैटर्स बिकॉज नो सोसाइटी इज अ होमोजीनियस सोसाइटी। हर सोसाइटी में डाइवर्सिटी होता है, घर में होता है, शरीर में होता है। आपके शरीर के 5 उंगली जब एक समान नहीं है, आपके पैर के 5 टोज जब एक समान नहीं है, तो आप समाज में सबको एक समान कैसे कह सकते हो? देयर विल बी डिफरेंसेस। आज हम लोग इसी डिफरेंस को एक्सेप्ट करेंगे एंड वी विल लर्न हाउ टू लिव विद दिस डाइवर्सिटी। तो क्वेश्चन आता है कि एम आई डिफरेंट? क्या मैं दूसरों से अलग हूं? तो कुछ मैं आपके साथ शेयर करूंगी, आप बोलेंगे हाँ या ना, बस। ठीक है? तो मेरा पहला सवाल है, लिव्ड इन एन अननोन कंट्री। क्या आप लोगों में से किसी ने किसी अनजान देश में रहा है? हैव यू एवर लिव्ड इन एन अननोन कंट्री? No. No. मैडम। तो आपका यहाँ No, पर कोई madam. सॉरी नो मैडम। नो, तो कोई डाइवर्सिटी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। Yes, madam. यस, I lived for a while in Australia. ओके, वंडरफुल। तो आपके क्लास में डाइवर्सिटी है? No, सबका ma'am. सबसे हाँ, पहली बात तो ये है कि बाहर के देश जो भी है ना, वो जेंडर के बारे में और बॉडी शेपिंग के बारे में बिल्कुल न्यूट्रल होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, we'll come to that, ma'am. We'll definitely come to that. Thank you. And this short-term program is for that only, to clear misconception and to have a very broad view of gender. Then second is being followed by unknown person. किसी ने आपका कभी पीछा किया है? ऐसा एक्सपीरियंस रहा है? ना, no. सोशल मीडिया में भी नहीं? सोशल मीडिया जी ओके, चलिए, कुछ हाँ है, कुछ ना है। हाँ नाम, कभी हाँ कभी ना, मतलब डाइवर्सिटी। सेल्फ कॉन्शियस अबाउट माय लुक्स। क्या आप अपने लुक को लेके सचेत महसूस करते हैं? हाँ या ना? यस Yes, yes. यस मैडम। यस, कोई नो नहीं है? पूरे डब्बा। मतलब सब अपने हाँ हाँ जी। I am not conscious. You're not conscious. Very good. चलिए, बहुत बढ़िया। चौथा देखिए तो, had to hide my surname to get more respect। क्या आपको कभी भी अपना उपनाम छुपाना पड़ा? किसी को भी? Never, never. चलिए। ओके सर, मैम, प्लीज म्यूट योर ऑडियो। अगर आप जवाब नहीं दे रहे तो म्यूट कर दीजिए प्लीज। हैड टू कम्युनिकेट इन अ लैंग्वेज दैट यू आर नॉट फ्लुएंट। ये तो बहुत बार करना पड़ता है ना बहुत लोगों को। कम्युनिकेटिंग इन अ लैंग्वेज जिसमें आपकी फ्लुएंसी नहीं है, ऐसा होता है ना? हाँ नाम मिला के ही होगा। कुछ लोग बहुत बड़े फ्लुएंट होते हैं बट कुछ लोग नहीं होते हैं। ओके, बीइंग टोल्ड दैट आई एम यूजलेस और इनएफिशिएंट, किसी ने आपसे कहा? हाँ या ना? सच बताइए, मैं आपको देख नहीं सकती हूँ। नो। नो, यस है? किसी ने तो कहा होगा कभी भी। पेरेंट्स। अच्छा, व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ दिस? मुझे ये यहाँ पर मैं इन सारे सवालों से आपको ये एहसास दिलाना चाहती हूँ that we are all different। हम लोग डाइवर्स क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस डाइवर्स है। ठीक है, हम एक दूसरे से अलग इसलिए हैं क्योंकि हमारी सोच अलग है, हमारा एक्सपीरियंस अलग है, हमारा परसेप्शंस अलग है। तो इसीलिए हम एक डाइवर्स दुनिया बनाते हैं। तो अगर डाइवर्स हम सब अलग अलग हैं तो हम क्यों पॉइंट आउट करते, क्यों जजमेंटल हो जाते हैं दूसरों को देख के? सवाल यहाँ आता है कि अगर हम सब अलग हैं और इसको हम एक्सेप्ट भी कर लें तो व्हाई डू वी बिकम जजमेंटल अबाउट सर्टेन ग्रुप्स ऑफ पीपल? जब हम रोड साइड पर ट्रैफिक सिग्नल पर ट्रांस को देखते हैं कि वो लोग भीख मांग रहे हैं, why do we have such negative comments about them? If a man dresses up as a female,
Why do we mock? Why do we ridicule? If a female dresses up like a male, why do we look down upon that? तो ये जो चीजें हैं ना, हमारे अंदर इतना ये गहरा हो गया है कि now it is very difficult to eliminate this from our thought process. ये एक्सरसाइज आपको इसीलिए करवाया गया, ये एहसास दिलाने के लिए कि हम सब अलग हैं, और हम अलग हैं इसलिए वी मेक सच अ हैप्पी एंड नाइस क्राउड. अगर हम सब एक जैसे होते तो कितने बोरिंग होते. तो ये नेक्स्ट आई मूव ऑन टू जेंडर स्टीरियोटाइप. ओके, तो कुछ कुछ ऐसे काम होते हैं जो कि आप जानते हैं कि मेल ही करते हैं ना, तो उसको हम स्टीरियोटाइपिंग करते हैं. जैसे कि घर में खाना कौन बनाएगा, औरत ही बनाएगी, दैट इज स्टीरियोटाइपिंग. ओके, तो जेंडर स्टीरियोटाइप में कुछ ऐसे प्रोफेशंस आपके सामने हैं, आपके स्क्रीन पे है. आपको बताना है मेल या फीमेल. आप बोथ नहीं बोलेंगे. ओके, बैंक प्रेसिडेंट मेल और फीमेल? मेल. 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 ठीक है, पहले आता है आपके दिमाग में, जबकि बैंक प्रेसिडेंट मेल और फीमेल दोनों होता है, लेकिन जैसे आप सुनेंगे बैंक प्रेसिडेंट आपके दिमाग में आएगा ईमेल. किंडरगार्टन टीचर फीमेल. फीमेल. देखिए, फैशन मॉडल फीमेल. फीमेल. हाँ, मेल भी होते हैं लेकिन इमीडिएटली आपको लगता है कि फीमेल. साइंटिस्ट मेल. सी मेल. बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर मेल. और सेक्रेटरी फीमेल. फीमेल. इसको कहते हैं जेंडर स्टीरियोटाइपिंग. हम लोग कुछ कुछ प्रोफेशन के साथ कुछ कुछ जेंडर को एसोसिएट करके रखते हैं और वो दिमाग में बैठ जाता है. जैसे आपको अगर अनाउंसमेंट हो कि आज के आपके फ्लाइट के कप्तान कुछ ही देर में आपको एक अनाउंसमेंट करेंगे, तो यू आर एक्सपेक्टिंग अ मेल वॉइस. फ्लाइट की जो कैप्टन है, पायलट जो है, आपको लगता है कि पायलट है तो फीमेल ही होगा. अगर किसी ने कहा कि इसे कुक ने बनाया, तो आपको लगेगा कि घर में कुक मतलब औरत ही होगी, होटल में कुक मतलब मर्द होगा. तो ये दिमाग में बैठ गया है. अगर आप किसी से कहे कि मुझे एक नर्स की जरूरत है, तो इमीडिएटली वो लोग सोचेंगे कि आपको एक फीमेल नर्स की जरूरत है, जबकि मेल नर्स भी होता है. तो ये हमारे दिमाग में बैठ जाता है कि नर्सिंग जो है वो फीमेल क्वालिटी है, फीमेल ऑक्यूपेशन है. तो इसी को हम कहते हैं जेंडर स्टीरियोटाइप. अब एक अलग कॉन्सेप्ट में आता है पेट्रियार्की. व्हाट इज पेट्रियार्की? पेट्रियार्की का मतलब है कि पावर, सोशल रिलेशन ऑफ पावर. Okay. It's a male-dominant society. Male-dominated society. That is not only that patriarchy, madam. Are you married? Yes. In your house, if you have a mother-in-law who is controlling the house, then it's not a male-dominated family. Yes, yes, that's female. true. That's so true. that is patriarchy. That is patriarchy. So you just read the first point. It says social relation of power between men and women. Women and women and men and men. आप कहीं पर भी हमेशा देखिए, आपका पहला जो यहाँ पर जो चित्र बना हुआ है, it is about a man who is controlling two female, but here you see in the next slide, not in the next slide, in the next picture I've shown a female having a much higher position than a man. So patriarchy is not about men. It is not about being in a male-dominated society or in a patriarchal society. It is about the power. जिसके हाथ में power है, वो कंट्रोल करता है. हमारे देश में फाइनल कंट्रोल है हमारे प्रेसिडेंट के हाथ में. शी इज अ वुमन, शी इज अ फीमेल. तो दैट इज पेट्रियार्की. ओके, सो इट इज नॉट दैट कि मेल डोमिनेटेड होगा, ऐसा नहीं है. इट इज अ सिस्टम फॉर मेंटेनिंग क्लास, जेंडर, racial and heterosexual privilege and status quo of power.
relying both on crude forms of oppression like violence or subtle like laws to perpetuate inequality. इसका मतलब ये हुआ कि अक्सर हम लोग ये देखते हैं कि very silently, you know, this patriarchy leads to some form of oppression. आप अपने घर वालों को अननोइंगली प्रेस करते हो. जरूरी नहीं है कि आप मारपीट करो, बट माइक्रो एग्रेशन भी एक चीज होती है. यू नो व्हाट माइक्रो एग्रेशन इज? क्या आपको पता है माइक्रो एग्रेशन क्या है? किसी को पता है माइक्रो एग्रेशन? जी, आपको पता नहीं होने से भी चलेगा, हाँ या ना कुछ बोलिए, चलेगा. एक मैडम, subtle ways of oppressing Subtle people. ways, can you give me an example, sir? कैसे हम लोग करते हैं घर पे? Anyway, I'll give you some. Yeah, बोलिए sir. If a mother-in-law wants to say something negative about her daughter-in-law, she actually speaks to her daughter. Okay, but that is not micro. That is तो चुगली करना या गॉसिप करना. मैं माइक्रो एग्रेशन का एग्जांपल देती हूँ सर. अक्सर ऐसा होता है कि घर के औरतों को इस लायक समझा नहीं जाता कि that they can participate in any discussion. For example, supposing there is a financial discussion going on between two brothers or three brothers in a house, and the woman, the bahu of the house speaks up. तो instant reaction क्या होता है कि आप चुप रहो, तुम चुप रहो, तुमको क्या आता है, तुम बीच में मत बोलो. This is microaggression, and this can happen to anyone. ये अक्सर हमारे घर में होता है कि जो ब्रेड विनर है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मेल और फीमेल हियर, जो कमाता है वो वेरी कैजुअली ऐसा कमेंट करता है कि तुम चुप रहो, तुमको क्या पता है, तुम क्या कमाने जाती हो, तुमको कैसे पता होगा, आटे दाल का भाव कैसे. दैट्स माइक्रो एग्रेशन. या फिर ऑफिस में समटाइम्स यू नो मेल कलीग्स they are making microaggression to female colleagues. Like आप तो ऐसे ड्रेस करके हमेशा आते हो कि बॉस तो आपके कहने पर सब कुछ बोल देंगे, या बॉस राजी हो जाएंगे छुट्टी देने के लिए या ऐसे. So why are you hinting at the way the woman is dressing? That is a microaggression. Okay, it's not gossiping, it's not patriarchy, but it is a form of very subtle way of putting someone down. So every time there has to be a domestic violence, कि मारपीट होगा घर में, मर्द जो है औरत को पीटेगा या औरत जो है वो मर्द को पीटेगी, ऐसा ऑपरेशन होगा ये जरूरी नहीं है. Sometimes क्या होता है, we have very subtle ways, और हमारे समाज में we are all educated people. That subtle way of aggression is enough to put someone off. तो वो जिस पर aggression किया जाता है, the person gradually starts losing faith in his or her own abilities. तो चाहे वो औरत जो बीच में बोली, दो भाइयों के बीच में बोली, she may be a CA, but because she is not, she has been turned down by her husband कि तुमको क्या मालूम, तुम हम बर्तों के बीच में मत बोलो. तो that's a form of microaggression. Next है patriarchy is a structural force which influences power relation. तो ये सोसाइटी का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, we create the structure and we say कि हाँ ये ऊपर है, ये कंट्रोल करेगा. If a father-in-law dies and if you have a mother-in-law, very powerful mother-in-law, and if she is in charge of the finances, then obviously the structure will favor her as the patriarch. तो आप लोगों ने शायद वो मूवी देखी होगी, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी. It had come a few years back, 2-3 years back. Must have seen it. Have you? Yes, ma'am. Yeah, in that you must have seen Jaya Bachchan. She wielded power in such a way, she was controlling her son also. So that is patriarchy. Whoever is in control, that is the power
that is being wielded by that person. So patriarchy is nothing to do with male or female, it's something to do with power. So another concept that becomes very clear here is We can also yes, can we, yes. can we have an example of the movie Super Mom, where I guess Sridevi is no. This I'm not Rekha ma'am was the कौन सी movie? heroine. Ma'am, Super Mom, Super Mom, I've where not seen. she used to. Okay. Ma'am, it's a very beautiful movie of Rekha, Mm-hmm. where she is portrayed as a woman who is like being suppressed by his husband, being Mm-hmm. multi-talented, and then after some time, when she realized ki for whom she's doing, the family is not supportive to her, is not respecting her the way, then she started coming out of the closet, and then she just boomed, and like she was very popular and all. So Okay, it okay. just Yeah. whatever you're saying is reminding me of the same. Okay, okay, wonderful. Thank you so much, ma'am, for sharing your views. It really feels Most so welcome, nice ma'am. when you're sharing. Okay, thank you. We'll now move towards empowerment. Okay, so what is empowerment? Because हमारा ये जो session है ये 2 भागों में तो बांटा गया है ना. I will be talking on both. I will be talking on gender discrimination and women empowerment. लेकिन women empowerment के बारे में बोलने से पहले first let me talk about empowerment. What is empowerment? मतलब आपके पास कितना पावर होना अच्छा है ये आपको समझना है. आपको पावर दिया जाता है फाइनेंशियल पावर, इज दैट सफिशिएंट? आपको दिया जाता है वोटिंग पावर, इज दैट सफिशिएंट? आपको दिया जाता है other powers like घर चलाने का power, is that sufficient? तो you see, every time we are trying to empower the women, we are trying to empower the weaker section. Government का policy ऐसा होता है कि girls, women are getting some financial benefit. उनके खाते में 1000 रुपया हर महीना आ जाता है, 1500 रुपया आ जाता है किसी योजना के अंतर्गत. Every state is having that. So why? To make the women empowered. उस women को अपने पति के आगे हाथ ना फैलाना पड़े. विडोज को ये दिया जाता है, विडो पेंशन स्कीम है, एंड देयर आर न्यूमरस वेज हाउ वी एम्पावर पीपल. तो मेरा सवाल कुछ और होगा इसके बाद. वी विल टॉक ऑन एम्पावरमेंट, बट लेट अस नाउ अंडरस्टैंड व्हाट एम्पावरमेंट इज. It is an important goal because the society cannot afford to be in such a discriminatory position. We need to come into a platform where everyone is equal. So it's an important goal. By empowering the weaker section, you are actually creating equality. Next is, it's a process. It cannot come suddenly, it cannot go suddenly. It's a process, it goes on and on. It talks about access. It's very important. अब access क्या है? Access to what? हम जो भी देते हैं ना उसका access भी देना बहुत जरूरी है. जैसे हम कहते हैं किसी को कि आप ना कल से आ जाओ क्लास करने, हम फ्री में आपको ट्यूशन दे देंगे. किसी लड़की को आप कहते हो कि कल से तुम पढ़ने आ जाओ, मैं फ्री में तुमको पढ़ा दूंगा, लेकिन आप एक्सेस नहीं देते हो, आप उनको बताते ही नहीं हो कि आपके घर तक वो पहुंचेगी कैसे. वो लड़की आपके घर से करीब 10 किलोमीटर दूर रहती है, उसके पास साइकिल भी नहीं है. आपने तो उसको पढ़ाने के लिए उसको बुला लिया, लेकिन आपने उसको एक्सेस नहीं दिया. तो बात एक्सेस की है. आप उसके खाते में पैसा तो डाल रहे हो, उसका बैंक खाता हो गया, उसके खाते में पैसा आ रहा है, लेकिन क्या उस पैसों पर उसका अपना एक्सेस है या उस खाते को कोई और कंट्रोल कर रहा है? उसका बेटा जो अनएम्प्लॉयड है, that person may be controlling, the husband who is a drunkard may be controlling, and the woman, she's getting the money and very nicely she is giving away the thing that she's getting from the government to those. Now it's not about just setting landmarks and trying to do justice to the people who are not getting these things, but it's about creating access.
How the woman is going to access the bank account and whether the woman is capable enough to access the bank account, that is the question. Next is theorizing of empowerment stresses on two perspectives. One is the individual and one is collective. When you talk of empowerment, it's not only individual empowerment. Individual to hoga hi, but collectively you can do a lot. And in the end, I'll share some success stories jisme ki we are talking about how people have come together and collectively they have empowered themselves. Think about it. There are many success stories. I'll be sharing one or two with you. Then empowerment can be differentiated in 3 dimensions. What is this? First is personal, second is relational, because personal level pe आप empowered हो, relational level pe whether you are empowered with respect to your spouse, your family, what is your position? Does your husband always look down upon you, criticize you for your whatever you are doing? Does your husband try to demotivate you or try to look for faults in what you're doing, or treat you with lots of respect, lots of love? That is the thing to be understood. And societal. How are you in a society? Are you always asked to stay behind the curtain and never speak up? If you belong to that type of a society, then of course you're not empowered. If you have the right to come and speak, देखिए बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हैं. बनवारी देवी का इंसिडेंट है. फिर हम जानते हैं कि इवन दिस ट्रिपल तलाक केस में भी the woman came out of the closet and she शाह बानू का केस जो है. तो ये women empowerment का एक इंडिविजुअल एफर्ट है. कभी कलेक्टिवली वो आ जाते हैं, कभी individually. Banwari Devi was raped, and because she spoke up against the panchayat, she was raped, and then she took to the court, and then there was a long Vishaka guidelines उसके बाद आया. तो ये सारी चीजें जो है ना, ये इसलिए है because it is talking about empowerment, either individual or societal. Then I have put in Kabir's quotation, which says that the ability to make strategic life choices is what we call empowerment. Whether you want to stay at home and look after your family, whether you want to go out and work for your family, whether you want to stay away from your family and work and support your family, that's entirely your choice. And that is empowerment, if you can make your own choice. If you are being guided by others and if you are always listening to them, I know there has to be some balance, but you cannot bend backwards totally. That would not be empowerment. Now, gender-based discrimination is rampant all over the world. I've just put in a few things, like 750 million girls are married before the age of 18. So they're not even adult and they are married. Now, this data is, of course, a little old, some 2-3 years old. Abhi to numbers बढ़ गए होंगे. In 18 countries, husbands can legally prevent their wives from working. Saudi Arabian countries, husbands will not allow their wives to work. So, and that too legally. काम करने ही नहीं देंगे. So where is empowerment? Women's representation in the parliament is only 23%, world parliament. So that includes even developed countries. And in 39 countries, sons and daughters don't have equal inheritance. Even in our country, we don't have equal inheritance for sons and daughters. It's up to the parents if they are giving away their property to both, and it's good. Otherwise, it is the son who is inheriting the land share. So, ज़्यादातर देशों में ऐसा ही होता है. Now, this is how we discriminate based on gender. We are not giving them equal rights. We are not allowing them to live their lives according to their choice. We're getting them married. We are preventing them from working. We are even not allowing them to exercise their power to represent other people of their own fraternity. That's in the parliament or in the panchayat or anywhere.
Now, this is a picture of Amartya Sen, the Nobel laureate. We all have heard about him, and he wrote about 50 million missing women. Now, these 50 million missing women, who are they? What happened to them? Now, this is something to do with the sex ratio that India has. We know that for every 1,000 male, there are only 945 females. So the sex ratio in India is 50 short of 50 short female for every 1,000 male. So प्रति 1,000 पुरुष के लिए 50 महिलाएं कम हो रही है. और आप जस्ट करते जाइए कि हमारे देश में 140 crore people are there, and what is the number? So where are these women? The question is that ये missing women जो है 50 million missing women, ये लोग कहाँ हैं? क्यों इन्होंने जन्म नहीं लिया? Because nature doesn't differentiate. नेचर के लिए तो लड़का भी जन्म लेगा, लड़की भी जन्म लेगी, वेल बैलेंस्ड है. XX क्रोमोसोम होगा लड़की के लिए और XY क्रोमोसोम होगा लड़कों के लिए. It's decided. But what happens? A woman, when she's about to give birth, she's made to undergo sex determination tests by her family, by her in-laws, and if she is carrying a female fetus, she is asked to abort the female child. ये बहुत जगह होता है. It's very common in Punjab, in Rajasthan, in Haryana. They have the lowest sex ratio. And in Rajasthan, it's worse. It is they kill their female children even after birth. They kill the children by drowning them in bowls of milk. बड़े बड़े गमलों में दूध में डुबो के मारते हैं. How inhuman, how crude, how cruel, but that is done. And you have even in Maharashtra, आपको पता होगा कि there are so many, यहाँ पर जो female feticide होता है, it's one of the largest number in India. तो है, हो रहा है. These are the women who are not allowed to be born. तो हमारा सोसाइटी सेम कैसे होगा? हम डिस्क्रिमिनेशन शुरू करते हैं उनके जन्म से पहले से. लड़की है तो उसको जन्म नहीं लेना है. अगर जन्म ले भी लिया तो फिर उसको मार दो. और अगर उसने जन्म लेके फिर जिंदा रहा तो उसकी शादी करा दो और दहेज में वो तो मर ही जाए. So this is the fate of women, and this was pointed out by Amartya Sen, and this is what I wanted to share with you. कुछ पार्टिसिपेशन, वर्क पार्टिसिपेशन के बारे में कुछ बातें हैं कि हमारा women जो है, although they are half of the total population, they form 2/3 of the work hours. मतलब कि एक औरत 24 घंटे में वो 16 घंटे काम करती है. Now you might be thinking कि ये कैसे हो सकता है? ये ऐसे होता है कि औरत जो है वो घर का काम भी करती है, and that is not counted. Also they receive only 1/10 of the world's income. This is even more strange कि उनके पास जो पैसा आता है, what they possess is much lesser. And they own much lesser. उनके पास जो ownership है, that's almost negligible. So यहाँ पर एक पेपर कटिंग मैंने यहाँ लगाया है कि women do 7 hours of housework, men under 3 hours. It's not that men don't work, men do the work, but considering the number of hours that they are working, it's much less than the women. So these are things. Times are changing. Now you might say that men do more work. Yes, they do. I do agree. The next generation will be doing much more work. But as things stand now, we are still not on an equal footing. So now we talk about gender equality versus gender equity. Now equality and equity are not same. First and foremost, let's understand that equality means you're giving equal things to both. जैसे कि ऊपर वाला जो आपको दिख रहा है ना,
ये वाला मेन और वुमेन इक्वालिटी, दोनों को आपने इक्वल तराजू पर बिठा दिया है, इक्वल आप दे रहे हो, पे भी इक्वल दे रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इक्वल दे रही हो, पोजीशन भी इक्वल दे रहे हो, दैट्स इक्वालिटी। इक्विटी वो होता है व्हेन यू गिविंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज, लाइक यू आर गिविंग अ लिटिल मोर टू दोज हु नीड मोर। फॉर एग्जाम्पल, every time a woman goes on maternity, men, her colleagues, they often make this comment that आपका क्या है, आप तो अभी 3 महीने के लिए छुट्टी पे चले जाओगे या 6 महीने के लिए छुट्टी पे चले जाओगे। But a woman's maternity leave is not a छुट्टी. A woman is giving birth, a woman is nursing the baby and helping the baby to survive the next 6 months. That is maternity. लेकिन ये सेंसिटिविटी हमारा नहीं होता है ना। हम लोग सोचते हैं कि हम तो इक्वल है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम है, उसका पे मेरा पे सेम है, तो उसको छुट्टी क्यों मिले? उसको छुट्टी इसलिए मिले क्योंकि इक्विटी भी एक चीज होती है। वो जो काम कर रही है वो आप नहीं कर रहे हो, और अगर आप कर रहे हो तो आपको पैटर्निटी मिलेगा, 1 महीने का पैटर्निटी मिलता है। लेकिन a woman does not treat maternity as a छुट्टी because she is giving birth and she is caring for the child. So that is equity. I hope I've been able to make myself clear. Now, yeah, so 3 keys of gender equality challenges. When you're giving equal, not equity, again equality. Equality मतलब सबको हम equal दे रहे हैं। आप तब भी देखोगे कि there is gender pay gap. The man is earning more than the female. How? A female during her career, she sacrifices many things. She takes a maternity leave, or she has to go for some treatment and she's taking leave and all. In the process, she's losing in the race. She's not able to give as much as her male colleagues, and therefore in the long run there will be a gender pay gap. एक और चीज जो हम देखते हैं हमारे एकेडमिक्स में कि स्टेम पाइपलाइन को जब हम देखते हैं कि स्टेम पाइपलाइन होता है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। इन सब्जेक्ट्स में वी हैव वेरी फ्यू फीमेल स्टूडेंट्स। You know why? Because the female students are not encouraged to study science. Not that they don't have the capacity to study, but parents think कि आखिर इसकी शादी करा देनी है, then why should I put her in an engineering college or medical college? ये सब करने की क्या जरूरत है? तो क्या होता है कि जितने सारे स्टूडेंट्स इन स्कूल हैं उनमें से बहुत कम गर्ल्स हाई स्कूल में साइंस लेंगे, उससे भी कम गर्ल स्टूडेंट्स कॉलेज में जाएंगे, उससे भी कम कॉलेज से बाहर रहेंगे, और फिर उसके बाद they will do their post graduation or whatever it is. So that is one thing. Then there is also occupational segregation. जैसे कि some of the jobs they are actually some of the jobs are for female only. अब देखो कि जो health related jobs है, they are all female jobs, or those jobs which have some sort of specialization in other subjects, they have even in medical. यहाँ पर आप देखो midwife जो है वो तो औरत ही होगी, लेकिन जो specialist doctor है वो male doctor ज़्यादा है. So there is a segregation. We want women to take up those occupations which are at a lower level, क्योंकि उसको खैर the woman doesn't have to run the household, no, she'll get a husband to do the work, so to earn for the house, so she can manage to earn little and then continue working. So this is occupational segregation. Now women empowerment has 5 components. Okay, first is the sense of self-worth, which is very important. आपका self-worth कितना है, and you have to have the right to determine choices in life. क्या आपका घर आपको, क्या आपका फैमिली आपको सपोर्ट करता है इसमें?
क्या आपके पास एक्सेस है टू दोज अपॉर्चुनिटीज एंड रिसोर्सेज? डू यू हैव द राइट to have power to control the lives of your family, within the house, within the family, outside the house? Like sometimes what happens is your life is controlled by someone else. Whether you will invest in a property, whether you will buy a new car, whether you will go for a holiday, or whether you will save in mutual fund or buy shares, that is determined by the male of the house, not by you. तो ये जो है ना, you don't have the power to control your own money also. You are earning, but you are not controlling. आपको लग रहा है कि ये जो आपको एरियर मिला है, इस एरियर से मैं ना कुछ शेयर्स खरीदूंगी, लेकिन आपके हस्बैंड बोलते हैं कि नहीं, आप शेयर्स मत खरीदो, लेट्स बाय अ कार, यू ऑल्सो पुट इन योर मनी, आई पुट इन माई मनी, एक बढ़िया सा गाड़ी ले लेते हैं, जबकि आपको नहीं चाहिए गाड़ी, आपको लग रहा है कि आपकी गाड़ी सही है. That is, when you are allowing people to control you, that is not empowerment. तो आप, ये नहीं होना चाहिए. You should be able to control your life both within and outside, and ability to influence the direction of social change to create, obviously, a social economic order, which is the need of the hour. So to have a holistic approach to empowerment, we should give so many things to the woman. First, we start with education. Education is a must. Without education, you don't stand a single chance to do anything. Then comes health and nutrition. Women, especially in India, they lack health and nutrition. Third is political participation. We have to make them participate in political activities. Credit. Now, financial literacy is a must. Water and sanitation, of course, a lot has been spoken about it, और movies भी बने हैं. टॉयलेट एक प्रेम कथा और पैडमैन, ऐसे movies बने हैं जो कि water और sanitation को promote करता है. Skill and technology. In this age of AI, we need women to be more skilled and technologically competent. So now we will talk about some success stories, and the United Nations has also said that the Sustainable Development Goals का जो one of the SDGs का है, तो that is female education, gender equality, that has been laid emphasis on. UN का report ये भी कहता है कि whenever there are any economic impacts or economic crisis, those are felt more by women. Even during COVID-19, we saw that kindly mute whoever is speaking, please mute. Now, why does crisis hit women harder? ये भी एक सवाल आता है कि COVID-19 में तो men also died, women also died. Why did it hit women harder? Because women in general, they tend to earn less. उनके पास savings नहीं होते हैं. Most of them are working in informal sector, जहाँ पर unorganized way में काम करते हैं. जैसे कि हमारे घर के maid, जैसे COVID-19 हुआ, घर के मेड का आना बंद हो गया, तो उसके पास तो काम चला गया, and it was not there for a long time. And ये जो है ना, कभी कभार women are being burdened with unpaid work, like you are taking care of your own mother-in-law, or you are taking care of your ailing sister-in-law. Those are things that women are burdened with. And then finally, women make up majority of single parent household. So usually when the parents separate, the woman is one who is keeping the child, or single parent households, maybe women are hit harder by any sort of crisis.
सो हमें कंक्लूजन में एम्पावरमेंट देने के लिए ये सारी चीजें, आपको उनको डिसीजन मेकिंग में लाओ, उनको कोच करो, उनको स्किल दिलाओ, उनको प्लानिंग में लाओ, मैनेजमेंट में लाओ, इत्यादि इत्यादि। लिज्जत पापड़ एक कलेक्टिव एम्पावरमेंट की बात है, जहां कुछ महिलाओं ने 80 रुपया को जुटा के इन 1960s दे स्टार्टेड अ पापड़ हाउसहोल्ड फैक्ट्री मेकिंग पापड़, और now it is not only a pan India, it's a pan world organization. Ma'am, please intervene. तो लिज्जत पापड़ में यही होता है कि it's a story of how women they not only empowered themselves, but they made an impact on the society. Okay. Then we have this Mandeshi Bank run by women. Then we have this Ila Bhatt who runs Seva. These are all organizations. How Mandeshi Bank came, a woman who was a pavement dweller, didn't have a house. She approached the bank कि मुझे लोन दीजिए, मुझे एक घर बनाना है। और बैंक ने कहा कि नहीं, आपको लोन नहीं मिल सकता है, बिकॉज आपके पास तो कुछ है नहीं, आपका कुछ you don't have anything to keep as your security, and that led to the formation of Mandeshi Bank. It's a story I think you can all look up, it's there on the net. And then there's a story of Manthan. This is a movie which was made by Shyam Benegal. It's a story of Amul. इसमें ये होता है कि वर्गीस कुरियन का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जो ही द फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन। ही रेवोल्यूशनाइज्ड, आज हमारे घर में अमूल का बटर है, दूध है, इसलिए है बिकॉज ऑफ द कलेक्टिव एफर्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ वुमेन। वो लोग दूध बेचने जाते थे तो उनका दूध बिकता नहीं था, दूध गिर जाता था, खराब हो जाता था। Individually they couldn't do anything, so they joined together and collectively they worked for it, and that is the success story. So maybe individual empowerment does not reflect much, but collectively it makes a huge impact. And then Mirch Masala is another film where you have a group of women who are collectively fighting a tyrant zamindar, और एक औरत को बचाने के लिए सारे औरत मिल जाते हैं और मिल के उस आदमी को बर्बाद कर देते हैं. So these are, sort of feminist films which also have the message of empowerment. Now, these are some of the things that I wanted to share with you all. We need women, like Kavita Ramdas has said, we need women who are so strong, they can be gentle, so educated, they can be humble, so fierce that they can be passionate, and so passionate that they can be rational, and so disciplined they can be free. And I think that is the last quote I have. And with that, I will end my presentation so that I can get some feedback from all of you. And who is speaking so much, ma'am? जो भी बात कर रहे हैं उनको बोलिए थोड़ी देर के लिए. They are in a class. Thank you so much. प्रताप पात्रे, आप काइंडली म्यूट कर लीजिए अगर साउंड हो रहा है तो. Yeah. So now I will now invite your questions, your suggestions, your whatever you are, your feedback is. It would be very nice if you could have a little bit of discussion. So thank you so much for all your appreciation. I can see your messages, I can see your emojis. Lekin it would be nice if you could interact. Thank you, Dr. Anagha. Yes, friends, anything you would like to share, or any questions that you would like to ask? Ma'am, I have a question.
Yes, please. When you were talking about LGBTQ, so something you talked about asexual. So what is asexual? Asexual means you can you don't associate yourself with any sex. Like generally what happens, if you are a male, it's but naturally you'll be attracted to either a male or a female. If you are a female, likewise, but here you are not attracted to anyone, so that is asexual. Okay, thank you, ma'am. You don't have any particular sexual orientation, किसी के प्रति भी नहीं. Okay. Yes, ma'am. Thank you, ma'am, for your Ma'am, I question. would like. Yes, Hello, ma'am. I would yes, like to ask you a question. yes. You spoke about sexual operation. What do you think? Is it natural, normal, or healthy? Sex change operation, sir. Yes, sex change operation. Sex change operation. See, I am not here to pass any judgment or give my feedback on anything. This is individual choice. अगर किसी को लग रहा है कि you are not complete in yourself, right? If you have a feeling that you are not you are a male in a female body or a female in a male body, आपका दिमाग फीमेल की तरह सोच रहा है, आपका शरीर जो है वो मेल का है, and you want to have an operation, then you can, because legally it is allowed, medically it is allowed, so that can happen. So we are not here sitting to judge. It is individual choice. ये सही है या गलत है या होना चाहिए नहीं होना चाहिए, I don't think so. We are in that forum to discuss this. ये एक प्रथा है. Whoever wants can go for it because it is legal and it's medically also approved. Okay, sir. Thank you, ma'am. Thank you. Anyone else? अच्छा रहा मैडम सेशन. Thank you so much, ma'am. पार्टिसिपेटिव भी थे फैकल्टीज. So yes, I really enjoyed. Few of them were very interested. मैडम I have a question, ma'am. Yes, sir. तो मैडम जो सेक्स रिवर्सल होता है ऑपरेशन करके, क्या वो फर्टाइल रहती है या इनफर्टाइल रहती है? क्या जो ऑपरेशन करने के बाद? हाँ सर, जो सेक्स रिवर्सल का ऑपरेशन करते हैं तो वो फर्टाइल रहती है कि इनफर्टाइल रहती है? सर वो तो ऑपरेशन तो एक स्ट्रक्चरल प्रोसीजर हुआ, नहीं उसके साथ एक मेडिकल प्रोसीजर चलेगा, हार्मोन थेरेपी चलेगा उसका, क्योंकि सिर्फ बॉडी पार्ट को चेंज करने से तो कोई कंप्लीट नहीं होगा ना, उसका हार्मोनल चेंज भी होगा. तो उसके बाद क्या होगा तो बात की बात है. ओके, सो वेदर द पर्सन विल बी फर्टाइल और नॉट, द डॉक्टर्स विल बी एबल टू से. व्हाई विल आई मेक अ कमेंट ऑन दैट? बट आई नो दैट मच कि ये सिर्फ एक स्ट्रक्चरल प्रोसेस नहीं है, इसमें हार्मोनल ट्रीटमेंट चलता है, कई दिनों तक चलता है, कई सालों तक चलता है. उसके साथ साइकोलॉजिकल काउंसलिंग चलता है, वो भी कई सालों तक चलता है. सो इट्स नॉट अ वेरी इजी जॉब. ओके सर. सोनाली. हेलो मैडम. यस सर. ओनली एक्सटर्नल अपीयरेंस मेल और फीमेल. सॉरी, चेंज होता है. हाँ. जो चेंज होता है सेक्स रिवर्सल में वो एक्सटर्नली होता है, इंटरनल नहीं होता है. टेस्टिस और ओवरीज में नॉट द सेम. ठीक है, इंटरनल नहीं होता है, वो तो डॉक्टर्स बताएंगे ना, बट उसका भी हार्मोनल थेरेपी चलता है सर. एनीवे, आई डोंट थिंक सो वी नीड टू डिस्कस दैट. ये तो हम लोग अपने मुद्दे से भटक रहे हैं. हमारा एम्पावरमेंट था, हम लोग अपने मुद्दे से भटक रहे हैं. ये वाले सोनाली मैम, you want to ask anything? Sonali Kadam had raised her hand. Yeah, Sonali. No, ma'am, no. Dr. Leena Phate? Yes, ma'am. Ma'am, Yes. You said that patriarchy is a social system where men hold primary power. No, I didn't say men hold primary power. I said it is a power equation. It may be men, it may be women, whoever But is when woman holds primary power, it is called matriarchy, no? No, patriarchy is a concept. It's a concept. It's a broad concept. उस अम्ब्रेला टर्म के अंदर ही आता है. मैं जैसे हम बोलते हैं ना मेट्रियार्कल सोसाइटी बोलते हैं, तो बिकॉज द वुमेन इज हैविंग पावर,
बट पेट्रियार्की इज एक्चुअली अ कॉन्सेप्ट, इट्स अ कॉन्सेप्ट ऑफ पावर. किसके पास पावर है वही पेट्रियार्की. ओके, जिसके पास पावर है वही Yes, पेट्रियार्की. ma'am. Someone is on a dominant position, isn't it? Yes, dominant position. Okay, that is power. Ma'am, I would like to Yes. ask one more question. Yes, sir. Bell Hooks, an American post-feminist essayist, she says that actually patriarchy hurt more men than women. Do you find any relevance of this sentence? That will lead us to another discussion, sir. So yes, there are numerous examples, and feminist writers have analyzed it a lot. I am not a expert on feminism, but I think we will not go into that discussion now. चलते हैं आज के इससे relevant जो जो चीजें हैं हम लोगों ने सारे कुछ बता दिए हैं, and I hope जो क्लैरिटी आपको आनी थी वो आ चुकी है. अगले कई दिनों में you will be hearing a number of speakers, and then you will come to know more about gender, sex, and the other things associated with it. Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Okay. So, friends, we will wind up our today's session here. I extend my sincere thanks to respected Dr. Debjani Roy, madam. Thank you so much, madam, on behalf of all the participants for engaging excellent session for all of us, ma'am. Thank you, madam. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you so madam. much. Good day. Thank you, ma'am. Thank you, everyone. Just stay connected. Don't leave the meeting. सभी लोग म्यूट पे रहिए, मीटिंग को लीव मत करिए. Stay connected. I have few instructions and attendance is remaining. Just stay connected.